नमस्कार साथियों, विज्ञान की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। ये आपकी जूनियर की जो विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है आपका यूपी टेट का, उसका जो एग्जाम होना है आपका जनवरी में, उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न आपके जो विज्ञान से रिलेटेड हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो आज की बहुत ही ये सेकेंड लेक्चर होगा हमारा साइंस का। तो आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन जलीय ब्रायोफाइट्स है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि जलीय ब्रायोफाइट्स का नाम पूछा गया है, मतलब जल में रहने वाले ब्रायोफाइट। ठीक, आप जानते हो ब्रायोफाइट क्या होते हैं। ये जलीय पौधे होते हैं मोस्टली, और इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। क्या नहीं पाई जाती है, तो जड़ तना पत्ती इसमें नहीं पाई जाती है, याद रखना। ब्रायोफाइट एक प्रकार के छोटे जलीय पौधे हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है रूट आपका नहीं पाया जाएगा, स्टेम नहीं पाया जाएगा, और इसमें लीव्स नहीं। इनकी पूरी जो बॉडी होती है वो एक थैलस फॉर्म होती है। कैसी होती है? थैलस के रूप में होती है, ये याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिक्सिया फ्लूटेंस, मार्केंसिया पाल्माटा, रिक्सिया डिस्कलर और मार्केंसिया पॉलीमार्फा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका रिक्सिया फ्लूटेंस क्या है, एक प्रकार की एक्वेटिक फर्न है। कैसी फर्न है आपको याद रखना है, एक्वेटिक फर्न। एक्वेटिक फर्न है, कैसी फर्न है, तो ये एक्वेटिक फर्न है, आपको याद रखना है। ये एक प्रकार की एक्वेटिक फर्न है और उसका क्या नाम है, रिक्सिया फ्लूटेंस। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, देखिए निम्न में कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो देखिए इसमें पूछा गया है टोटल स्टेम पैरासाइट। क्या पूछा गया है? टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा इसमें प्लांट है आपका, वो याद रखना है। तो जो पूर्ण स्तंभ परजीवी होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं। बिस्कम है आपका, चंदन है, या अमरवेल है। देखिए ये सेमी आपका जो होता है, सेमी रूट पैरासाइट है आपका। रूट पैरासाइट कौन? आपका चंदन। आप जानते हो चंदन किसी दूसरे पौधे की जड़ पर उगता है। चंदन की खेती आपने सुनी होगी। चंदन की खेती बहुत कम लोग करते हैं। 15-16 वर्ष में इसकी पेड़ पौधे तैयार होते हैं, और एक पौधे की कीमत लगभग 3 से 4 लाख के अराउंड होती है। और 1 बीघा ज़मीन में आप बहुत सारा चंदन कर सकते हैं, 100 पौधे लगभग लगा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए एक हॉस्ट प्लांट आपको लगाना पड़ेगा, मतलब एक परजीवी पौधा मतलब एक पौधा लगाना पड़ेगा जिसकी जड़ पर चंदन आसानी से उग सकता है। वो ये बात। रिफ्लेसिया की बात करते हैं, अगर ये बात करें तो ये आपका हमारा टोटल, ये भी हमारा क्या है, ये टोटल रूट पैरासाइट है। कैसा है? ये रूट पैरासाइट है, ये किसी पौधे की जड़ पर उगता है। तो टोटल रूट पैरासाइट आपका है, रूट है किस टाइम, अच्छा चलो। और ये देखिए, तो यहाँ पर जो आंसर की बात करें, अमरबेल आपने देखा होगा। अमरबेल इसे बोलते हैं डूडर प्लांट। क्या बोलते हैं? डोडर प्लांट। डोडर प्लांट आपने देखा होगा। अमरबेल अगर किसी पौधे के तने पर डाल दी जाए, उस पौधे को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि ये किसी भी पौधे के तने पर चारों तरफ से लिपट कर उसके जो ऑस्टेरियम होते हैं अमरबेल के, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उसी पौधे से वो क्या प्राप्त करता है, तो यहाँ पर भोजन प्राप्त करता है। तो अगर बात करें टोटल स्टेम पैरासाइट की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमरबेल। हमारा क्या हो जाएगा? अमरबेल। अगला प्रश्न दिया है, पौधे में आने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं क्या, मतलब मिलान करना है। देखिए जल अवशोषण की बात करें तो जल अवशोषण का कार्य क्या करेंगी, तो ये आज जल का अवशोषण करेंगे आपके रूट हेयर। ठीक, आप जानते हो जल परिवहन। देखो जल परिवहन, जल और अगर बात करें तो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जा सकता है, तो आप पता है जाइलम में क्या होता है, जो जल और खनिज लवण, याद रखना, जल और खनिज लवण का अवशोषण किसके द्वारा होता है, खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो ये आपके जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम। जाइलम क्या है? पौधे का वह भाग होता है जो जड़ के, भाई जड़ में और तने के अंदर क्या पाए जाते हैं, जाइलम की केश नलिकाएं पाई जाती हैं, जो जल और खनिज लवणों को ऊपर की ओर ले जाती हैं, पौधे के अपर पार्ट की ओर। तो इसमें अगर बात करें, फ्लोएम का काम क्या होता है, जो बना हुआ भोजन है, पौधे की पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन, बना भोजन है वो पौधे के समस्त भागों में पहुंचाना। तो पौधों का बना हुआ भोजन पौधे के समस्त भागों में, तो भोजन को सभी भागों तक, भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का काम किसका है, सभी भागों तक भोजन पहुंचाया किसके द्वारा जाता है, तो याद रखना है ये फ्लोएम के थ्रू,
तो फ्लोएम ही ऐसा है जिसके द्वारा भोजन, पौधे के पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के सभी भागों तक, जड़ और तने तक पहुंचाया जाता है, तो वो फ्लोएम है। इपिब्लेमा क्या होता है? इपिब्लेमा जो होता है ये रूट का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी परत होती है इपिब्लेमा। ठीक, याद रखना इपिब्लेमा क्या है। और मूल रोम, अगर रूट हेयर की बात करें, जड़ों के रूट हेयर की बात करें तो जड़ों के चारों ओर, जैसे मान लो ये पौधा है और पौधे की बहुत सारी जड़ें हैं, इन्हीं पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जड़ों पर, इन्हें क्या कहा जाता है? तो देखो ऐसे जड़ है मान लो, तो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होंगे और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाएगा? इनको रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? मूल रोम। तो पानी का अवशोषण एरिया बढ़ाते हैं। पानी का अवशोषण एरिया किसके द्वारा बढ़ता है? तो रूट हेयर जो पाए जाते हैं उनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? स्थानिक जातियां क्या होती हैं? मतलब स्थानिक जातियों की बात करें तो इंडेमिक स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज? इंडेमिक स्पेसीज। लोकल की जातियां, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? लोकल, लोकल की जातियां, लोकल की, लोकल स्पेसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल स्पेसीज। अब देखो बात देखिए, लोकल स्पेसीज है क्या? लोकल स्पेसीज की अगर बात करते हैं तो वे जीव जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बचे हुए हैं और वो मतलब वहाँ के ही भौगोलिक वातावरण में पाए जाते हैं, दुनिया के अन्य स्थानों पर उनकी संख्या कम है। तो ये हमारी जो जातियां होंगी इन्हें हम रेयर स्पेसीज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेयर स्पेसीज, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, ऐसी जातियां जो दुनिया के विशेष भूभागों में बची हुई हैं, उन जातियों को हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ जातियां बोलते हैं, या एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, या लोकल स्पीसीज कहा जाता है। ऑप्शन आपके दिए हैं। स्थानिक जातियां वो जातियां, वो वन्य जीव जिनकी शिकारियों द्वारा बचाया जाता है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वे पौधे और जंतु जो सामान हों और संसार भर में फैले हों, ऐसी भी बात नहीं है। ये भी गलत है पॉइंट आपका, दोनों पॉइंट गलत है। वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। वो वन्य जीव जो समाप्त होने की कगार पर है, मतलब विलुप्त जीव थोड़े हैं ना। विलुप्त जीव क्या होते हैं? वे जीव जो निकट 50 वर्षों में दुनिया के किसी भी भूभाग में नहीं देखे गए, उन जीवों को हम क्या मानते हैं? विलुप्त या एक्सटिंक्ट कहा जाता है। तो ऐसी जीव जातियां जो इन पर संकटग्रस्त हैं, ठीक, संकटग्रस्त जातियां वे जातियां होती हैं जो निकट भविष्य में तेजी के साथ खत्म हो रही हैं या कम हो रही हैं, ठीक, और धीरे धीरे वो कैसी होती जाएंगी? विलुप्त प्राय हो जाएंगी। तो ऐसी जातियों को हम बोलते हैं संकटग्रस्त जातियां। जैसे शेर, हाथी। शेर कैसा है? संकटग्रस्त है। आपका टाइगर कैसा है? संकटग्रस्त है। आपका कस्तूरी मृग, ये आपका कैसा है? संकटग्रस्त है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वो स्थानिक जातियां होती हैं जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। पौधे में मादा जननांग के भागों का व्यवस्था क्रम बताइए। तो देखिए अगर पौधे के भागों की बात करें, वो भी मादा जननांग, उसमें मादा और नर जननांग होते हैं। आपने देखा होगा, आपने ये पार्ट, ठीक, ये हमारा स्टिग्मा है। पौधे का ये कौन सा भाग है? तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। पौधे का मादा जनन भाग कौन सा है? जयांग, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहा जाता है? जयांग को। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। देखिए गाइनोसियम के कितने भाग होते हैं? ऊपर क्या है? वर्तिकाग्र, जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसमें एक आपका लगा हुआ जो सॉरी वर्तिकाग्र हो गया। ये ऊपर टोपीनुमा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्टिग्मा है। और ये हमारा क्या है? वर्तिका है। क्या है? वर्तिका है। याद रखना, वर्तिका किसी पौधे का कौन सा भाग है? तो गाइनोसियम का पार्ट है। किसका? गाइनोसियम का पार्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। तो ऊपर सबसे स्टिग्मा है, दूसरा भाग हमारा वर्तिका स्टाइल कहलाता है। ये फूला हुआ सोइलन पार्ट है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसे ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरी। चूंकि इसी के अंदर क्या ओव्यूल जो संरचना आपकी इसमें होती है, वो इसी में ओव्यूल होता है आपका, अंड कोशिकाएं इसी में बनती हैं। और ये नीचे क्या लगा है? जहां पर ये पार्ट लगा होता है, इसी को फूला हुआ ये भी नीचे पार्ट, तो ये हमारा होता है थैलामस, पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन या थैलामस। तो ये किसी भी पौधे का कैसा भाग है?
मादा जनन भाग है, तो सबसे ऊपर वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर पुष्पासन। इसी अरेंजमेंट को इसमें पूछा गया है। पौधे में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, या अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुष्पासन, या अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन और वर्तिकाग्र। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका यानी स्टाइल, स्टाइल के बाद क्या है? ओवरी, ओवरी के बाद क्या है? पुष्पासन। तो क्रम की बात करें तो क्रम ये हमारा पहला वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? आप देखिए B1 की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है याद रखना? तो जल में घुलनशील विटामिन हमारी बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन, तो देखो बेटा याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो दो याद रखना, वी और सी, ये हमारी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो बी कॉम्प्लेक्स कई फॉर्म में होता है। B1 आपका, V2, V3, V5, B3 के बाद B5, V6 और B12, ये सुने होंगे आपने नाम। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग। कौन सा रोग? वेरी वेरी रोग। ठीक, इसी को हम रासायनिक रूप में क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं B1 को थायमीन। क्या बोलते हैं? थियामीन। थियामीन, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थियामीन। इसके बाद B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। ये जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उन सभी में क्या पाई जाती हैं? बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है आपका। B3 आपका क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। और ये B5 आपका क्या है? B6 आपका पायरिडॉक्सिन है। ये पेंटोथेनिक है, पेंटोथेनिक। ठीक, और B7 आपने सुनागा, इसे क्या बोलते हैं? बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन, या इसी को विटामिन एच कहा जाता है। विटामिन एच किसे बोलते हैं? तो B7 को ही बोलते हैं बायोटिन, या विटामिन एच, या B7। और B5 आपका पेंटोथेनिक हो गया। पायरिडॉक्सिन, इसे क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। साइनोकोबालामिन, B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। याद रखना, ये इसके रासायनिक नाम है क्योंकि एग्जाम में कोबालामिन। ठीक, साइनोकोबालामिन। तो राइबोफ्लेविन से क्या होता है? इससे किलोसिस बीमारी होती है। किलोसिस, किलोसिस याद रखना, किलोसिस होता है। ठीक, इसमें B6 से आप जानते हो एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया। और B12 से क्या होता है? आपका परसाइनस एनीमिया। B12 से कौन सा रोग होता है? परसाइनस एनीमिया। और आपका पेंटोथेनिक, ये हमारा पैरालिसिस। पैरालिसिस, बात समझ रहे हो? और इससे क्या होता है? राइबोफ्लेविन से पेलाग्रा नहीं, ओटो का फटना। ओटो का त्वचा संबंधित रोग, ओटो का फटना त्वचा संबंधित रोग है ना, ओटो का फटना। इसी को हम क्या बोलते हैं? किलोसिस। क्या बोलते हैं? किलोसिस। और नियासिन से आपका क्या है? ये आपका पेलाग्रा, पेलाग्रा, पेलाग्रा। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर विटामिन ई को ही क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। देखो याद रखना, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ब्यूटी विटामिन, ये कहा जाता है हमारी B6 को। इसका काम क्या होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की अगर किसी भी पर्सन में कमी होती है तो आपको याद रखना है इसकी कमी से मोस्टली क्या होता है? तो हमें याद रखना है जनन क्षमता में कमी आ जाती है, मतलब नपुंसकता रोग। कौन सा रोग? नपुंसकता रोग। याद रखना, नपुंसकता रोग किससे होता है? विटामिन ई की कमी से। बालों का झड़ना भी ई की कमी से होता है, तो ये भी याद रखना। विटामिन डी आपका, इससे होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या सूखा रोग। क्या? इसी को बोलते हैं सूखा रोग। सूखा रोग किससे होता है? तो आपको याद रखना है सूखा रोग हमारा होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक, इसी यही हमारा क्या है? इसी को हम हार्मोन, ये विटामिन है जो हमारा, इसी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन विटामिन। याद रखिए, हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन विटामिन। और ये हमारा क्या है? इसे हम सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, विटामिन ए आप जानते हो क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल आंखों में रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी।
ठीक, तो याद रखना विटामिन ए रेटिनॉल यानी ये सब सर्वाधिक विटामिन ए किसमें, सेब में पाया जाता है। अगर बात करें विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में होता है, लेकिन फलों में किसमें होता है, सेब में होता है। ठीक, तो ये याद रखना। विटामिन डी, विटामिन सी याद रखिए, विटामिन सी आपका क्या है, खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने भी आंवला खट्टा फल है, सर्वाधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आंवला सर्वाधिक विटामिन सी से युक्त है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग बेटा होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसको स्कार्बिक अम्ल भी बोलते हैं, स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी को क्या नाम है, रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है, याद रखना। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी हमारा हार्मोन विटामिन है। कैसा विटामिन है, हार्मोन विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण बैक्टीरिया और नीलहरित शैवालों को निम्नलिखित दिया। तो 5 जगत वर्गीकरण की अगर बात करें तो ये आर.एच. विटेकर ने दिया था। आर.एच. विटेकर ने क्या दिया था, तो आपको याद रखना है 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, ये दिया था आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था, आर.एच. विटेकर सर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर ने। इन्होंने पूरी दुनिया के पेड़ पौधों, पूरी दुनिया के जीवों को 5 भागों में बांटा था। कितने, 5 भागों में। तो 5 कौन कौन से भाग थे, एक तो मुनेरा, आपका मुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा में इन्होंने बांटा था, फंजाई हो गया, और चौथा आपका एनिमलिया हो गया, और 5वां आपका क्या हो जाएगा, प्लांटी। प्लांटी मतलब पौधे, जंतु और पौधे। तो आप देखिए इसमें मुनेरा के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, तो मुनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है, साथ में माइकोप्लाज्मा आता है, माइकोप्लाज्मा इसी में आता है। इसी में आपके आते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो 3 जीव आप याद रखिए जगत मुनेरा के प्राणी है। कैसे है, जगत मुनेरा के प्राणी है। प्रोटिस्टा में आप जानते हो प्रोटोजोआ फाइलम के जीव आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत फंजाई के अंतर्गत दुनिया में जितने भी कैसे हैं यूकैरियोटिक जीव हैं आपके फंजाई, ये मृतोपजीवी जीव हैं ज़्यादातर, ये फंजाई। ठीक, आप समझे। प्रोटिस्टा हमने बता ही दिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आ गए। तो 5 जगत में आर.एच. विटेकर ने वर्गीकरण दिया था। अगला प्रश्न दिया, निम्न में कौन सा ऊतक है। देखिए किडनी, आप जानते हो मनुष्य में कितने एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का काम क्या है, देखो याद रखना है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को प्यूरिफाई करना है, फिल्टर करना, एक ही बात है, फिल्टर करना। फेफड़ा सभी लोग जानते हैं श्वसन अंग है। कैसा है, श्वसन अंग है, श्वसन अंग है। ठीक, इसकी इकाई अगर बात करें, फेफड़ा क्या, एल्वियोलाई। इसकी इकाई क्या होती है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। बायोकोपिका इसकी क्या है, इकाई। अंडाशय, अंडाशय ओवरी को बोलते हैं। ठीक, मनुष्य में ओवरी, एक जोड़ी ओवरी। रक्त, ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तरल संयोजी ऊतक का बना हुआ कौन सा है, तरल संयोजी ऊतक का बना हुआ हमारा ब्लड होता है। तरल, तो ऊतक पूछा गया कौन सा ऊतक है इसमें, तरल संयोजी ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक हमारा कौन सा है, ब्लड है। ब्लड तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो आपको याद रखना है ब्लड होता है 7.4। अगर ब्लड कैसा होता है, साल्टिस होता है, पता है, लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड। कितना, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है, तो मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर होता है। 13 से आपका 16 ग्राम क्या है, ये एचबी होता है, एचबी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना है मनुष्य के शरीर में, हाँ, तो ये 13 से 16 ग्राम के आसपास। हीमोग्लोबिन क्या आता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये आरबीसी कोशिकाओं में पाया जाता है। किन कोशिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, है ना,
इरिथ्रोसाइट कोशिकाएं कौन सी हैं? इरिथ्रोसाइट कोशिकाएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, रक्त। रक्त में रक्त और प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा पाई जाती है। ठीक। अन्न जनन की प्रक्रिया में हार्मोन अधिकता होती है। देखिए, अन्न जनन की क्रिया जो होती है, अंडों के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक के निर्माण की, एक के निर्माण की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो oogenesis कहा जाता है। इसे अंडों के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहा जाता है। ठीक। तो oogenesis क्या है हमारा? इसमें कौन सा हार्मोन? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद रखना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसा है हमारा? तो ये अन्न जनन की क्रिया को प्रभावित करता है। आपको टेस्टेरोन आप जानते हो कहाँ पर पाया जाता है? तो टेस्टेरोन हमारा, ये टेस्टेरोन हमारा हार्मोन टेस्टीज में पाया जाता है, वृषण में मतलब। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन। अगला प्रश्न दिया, हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सी हॉर्स। सी हॉर्स बोलते हैं। तो सी हॉर्स बोलते हैं, ये एक प्रकार की फिश है। क्या है? फिश है। ठीक। इसी सी हॉर्स में ब्रॉड पाउच पाया जाता है, याद रखना। ब्रॉड पाउच। ब्रॉड पाउच का क्या काम होता है? ये अपने अंडों को, बच्चों को कहाँ रखता है? तो ब्रॉड पाउच के अंदर रखता है। एक थैली होती है पेट के आगे। हिप्पोकैम्पस तो एक प्रकार की मीन मतलब मछली है, फिश। आंसर क्या हो जाएगा? फिश। मैमल्स आप जानते हो हम लोग क्या है? मैमल्स हैं, यूथेरियन है। क्या है? यूथेरिया वर्ग में जितने भी नासारी शाकाहारी जीव आते हैं, तो हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, बंदर, सब क्या यूथेरियन है। सिलेंट्रेट आप जानते हो, हाइड्रा आता है। कौन सा जीव आता है? हाइड्रा जीव आता है। फाइसेलिया आता है, फाइसेलिया। ठीक, याद रखिए। इसे समुद्री युद्धपोत कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेट, कई सारे जीव कैसे होते हैं? कॉर्डेट से भी निम्न लक्षण होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेट। एम्फिओक्सिस क्या है इसमें? एम्फिओक्सिस क्या है? हर्डमानिया एम्फिओक्सिस क्या है? तो हर्डमानिया एम्फिओक्सिस प्रोटोकॉर्डेट है। हर्डमानिया, हर्डमानिया क्या है? ये तो प्रोटोकॉर्डेट है। क्या है? प्रोटोकॉर्डेट है। अगला प्रश्न यहाँ तक। हाँ, तो आज देखिए दोस्तों, यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। विज्ञान का नेक्स्ट लेक्चर लर्निंग व्हील पर फिर मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारा जितना भी कंटेंट होगा, बेहतरीन कंटेंट आपको हमारे चैनल द्वारा आपकी यूपी टेट और आपकी सुपर टेट दोनों एग्जाम्स के लिए बड़े ही अच्छे टीचरों द्वारा, हमारी अच्छी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।